हेलो जीनियस, वेलकम बैक इन एस एजुकेटर। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं 9th की ऐसी धमाकेदार सीरीज जिसका नाम है बायोलॉजी। और बायोलॉजी का फर्स्ट टॉपिक है आपके लिए फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ये सीरीज इसलिए हम बनवा रहे हैं कि आपका वन शॉट रिवीजन हो सके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से जो आपको रिमेम्बर करने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो यहाँ पे हमें समझना है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। एग्जैक्ट हमें कौन कौन से टॉपिक देखने हैं और आपने देख लिए। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हमें ये जानना है कि सेल के बारे में हम स्टडी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जितनी भी हमारी बॉडी है या कोई भी अदर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनका जो बेसिक यूनिट होता है ना, वो कहाँ से स्टार्ट होता है? सेल से। इसे आप देखो, यहाँ पे कोई भी सब्सटेंस ले लो, ऑर्गेनिज्म दिख रहे हैं, एटम्स देख रहे हैं, एटम्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनके बारे में आप पढ़ोगे, यानी कि इनके अंदर भी कुछ स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं जो एटम्स, प्रोटॉन एक्सेट्रा होते हैं। बट हमें ये चैप्टर में हमें ये देखना है कि एग्जैक्ट सेल के बारे में हमें क्या क्या स्टडी करने हैं और क्या क्या इंफॉर्मेशन हमें पता होनी चाहिए। तो देखो, सेल की स्टडी को जनरली बोला जाता है साइटोलॉजी। साइटो मीन्स क्या होता है? सेल। तो क्या लिखा है देखो, द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन ऑफ द सेल इज नोन एज साइटोलॉजी। तो हम सेल के बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो हमें क्या पढ़ रहे हैं? साइटोलॉजी। तो एज अ सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, so therefore cytology is the most important topic to study. The earliest cytology was begun with the English scientist जिसका नाम आप बार बार सुनोगे, रॉबर्ट हुक। अब रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर तो किया था सेल, बट जब पता चला वो सेल कौन सा था? डेड सेल था। याद रखना, कौन सा सेल था? डेड सेल। तो थोड़ी इसकी डिस्कवरी देख लेते कि सेल डिस्कवरी हुआ कैसे था। इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप हेल्प इन द डिस्कवरी ऑफ सेल। तो देखो, रॉबर्ट हुक जो थे ना, उन्होंने सिंपल माइक्रोस्कोप बनाया था जिसके थ्रू उन्होंने सेल डिस्कवर किया था। अभी ये भी रिमेंबर होना चाहिए, सेल किस में से डिस्कवर किया था। अब ये नाम तो आपको रिमेंबर रखना ही है, रॉबर्ट हुक। ही सॉ द स्ट्रक्चर। उसको जब दिखा ना स्ट्रक्चर, वो किसके तरह दिखा था? हनीकॉम जैसा दिखा था। क्लियर है? और नाम बाद में उसको क्या रख दिया? सेल। अब क्वेश्चन आता है कि चलो, इसने डेड सेल डिस्कवर किया, तो लिविंग सेल को डिस्कवर किसने किया था? तो लिविंग का आपको एल पर से याद रखना है। कौन सा? लेवेनहॉक, एंटोन वेन लीवेनहॉक। तो एल लिविंग सेल का एल, एल पर से क्या याद रखना है आपको? लेवेनहॉक। उसने क्या यूज किया था? पॉन्ड वाटर। रॉबर्ट हुक जो था, उन्होंने यूज किया था कॉर्क, जो प्लांट्स में से लिया था, और कॉर्क में से डिस्कवर किया था उन्होंने डेड सेल। लेवेनहॉक ने पॉन्ड वाटर यूज किया था, पॉन्ड वाटर से उन्होंने क्या डिस्कवर किया था? लिविंग सेल। फिर नेक्स्ट, सेल के जो सेंटर में और एक सेंटर होता है जो मेन पार्ट होता है, उसको बोला जाता है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस को डिस्कवर करने वाले कौन थे? रॉबर्ट ब्राउन। तो कैसे याद रखना है? देखो, रॉबर्ट ब्राउन में पीछे एन आ रहा है, एन पर से आपको क्या रिमेंबर करना है? न्यूक्लियस। देन प्रोटोप्लाज्म। अब कोई भी लिविंग सेल हो, उनके अंदर जो मैट्रिक्स होता है, जैसे कि सेल के अंदर जो मैट्रिक्स होगा उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं, न्यूक्लियस के अंदर जो मैट्रिक्स होगा उसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। जो मैट्रिक्स होता है सेल के अंदर, उस मैट्रिक्स को बोला जाता है प्रोटोप्लाज्म। तो पी पर से आपको याद रखना है, किसने टर्म दिया था? वो परकिंजे ने। किसने टर्म दिया था? परकिंजे ने। फिर से हम रिपीट करते हैं। डेड सेल डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक, लिविंग सेल डिस्कवर्ड बाय एल एल लेवेनहॉक, न्यूक्लियस डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन, पीछे एन आ रहा है तो न्यूक्लियस याद रखना है, एंड परकिंजे टर्म गिवन बाय परकिंजे। परकिंजे ने क्या टर्म दिया था? प्रोटोप्लाज्म। क्लियर? फिर एक्स्ट्रा कुछ फीचर्स है आपके स्टडी के लिए कि माइक्रोस्कोप एग्जैक्टली शो कैसे होता है, उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं एक्सेट्रा। ये रहे रॉबर्ट हुक जिन्होंने डेड सेल डिस्कवर किया था। देखो, सिंपल माइक्रोस्कोप यूज किया था जिसके थ्रू उनको स्ट्रक्चर कैसा मिला था? हनीकॉम लाइक। कुछ ये टाइप के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। हु डिस्कवर सेल एंड हाउ? एमसीक्यू। लिविंग सेल, देखो लिविंग एल एल पर से याद रखना है कौन? लेवेनहॉक। डेड सेल पूछेंगे तो क्या याद रखना है? रॉबर्ट हुक। क्लियर? ये कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट है, बड़ा हमें वो स्टडी नहीं करने। मेन आते हैं मेन हमारे टॉपिक पे, जो ये रहा सेल थियरी।
सारा डिस्कवरी हो चुका है, बट सेल के बारे में कुछ टॉपिक तो पता होना चाहिए। तो सेल के बारे में टॉपिक को एक्सप्लेन करने वाले कौन थे? एक थे जर्मन बॉटनिस्ट जिसका नाम है श्लाइडेन। कौन थे? श्लाइडेन। सेकंड थे श्वान, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। अब देखो ये बॉटनिस्ट है, तो उन्होंने क्या बोला कि जितने भी प्लांट्स होते हैं दे आर कंपोज सेल। एंड इन्होंने क्या बोला, ये जूलॉजिस्ट है तो इन्होंने एनिमल के ऊपर स्टडी किया, तो इन्होंने भी बोला कि ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल। फिर दोनों को कंबाइन किया हुआ, तो दोनों का कंबाइन स्टेटमेंट क्या बन गया? ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल एंड प्रोड्यूस एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, वो किससे बने होते हैं? सेल से बने होते हैं। उससे प्लांट्स आ गया, एनिमल्स आ गया, एक्सेट्रा सब कुछ आ गया, जितने भी लिविंग होंगे होते हैं। बट कुछ लिमिटेशन थी, ड्रॉबैक था। क्या? दे डिडंट गिव एन आइडिया अबाउट हाउ न्यू सेल्स आर फॉर्म। कि चलो ये सारे सेल से बने होते हैं, बट न्यू सेल आ कैसे रहे? तो उसको एक्सप्लेन करने वाले कौन थे? जिसका नाम है रुडोल्फ वर्चो। उन्होंने क्या बोला? न्यू सेल्स आर अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। कि जो पेरेंट सेल होते हैं, प्री एग्जिस्टिंग जो सेल होते हैं, उसी में से सेल डिवीजनों के न्यू सेल का क्या होता है? जनरेशन होता है। तो लास्ट में वही स्टेटमेंट सेल थियरी में ऐड हुआ। क्या? ऑल सेल आर अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। क्लियर? तो सेल थियरी के मेन आपको पॉइंट्स क्या याद रखना है? ओवरऑल उन्होंने डेफिनेशन क्या बताया कि ऑल मींस द सेल इज अ स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेकंड, all living organism is made up of cell, and third, all cells arise from pre-existing cell। आपको रिमेम्बर रखने हैं एवरी पॉइंट सेल थियरी के और साइंटिस्ट के नेम। देखो क्वेश्चन क्या आ गया? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पहले हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ लेते हैं। फिर देखो अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि चलो हमें वो टॉपिक पता ही नहीं है, हमने पढ़ाई तो नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में हमें कौन सी मेथड लगानी है? एलिमिनेशन मेथड। चलो यहाँ पे दिखा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मॉडल किसने रिप्रेजेंट किया था, वो पता नहीं। चलो अब मुझे बताया श्लाइडेन श्वान ने क्या दिया था? सेल थियरी। ओके, रुडोल्फ वर्चो ने भी सेल थियरी में इसका कंट्रीब्यूशन था। एवी लेवेनहॉक एल एल पर से आपको याद रखना, लेवेनहॉक मिस लिविंग सेल। तो चलो इन तीनों का तो पता चल गया, बाकी एक्स्ट्रा एक्सेप्शन वाले कौन बच गए? सिंगर एंड निकलसन, जिन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मॉडल एक्सप्लेन किया था। फिर देखो सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल वाज स्टेटेड बाय, किसने दिया था? तो हैकल, तो हमने तो नाम सुना ही नहीं। वर्चो हाँ सुना था भाई, श्लाइडेन श्वान के बाद वही आए थे। हुक जिन्होंने डेड सेल डिस्कवर किया था, और श्लाइडेन जिन्होंने बोला था कि ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल। देन सेल थियरी वाज गिवन बाय, तो सबसे पहले सेल थियरी किसने दिया था? तो याद रखना है आपको, श्लाइडेन एंड श्वान। फिर बाद में कौन ऐड हुआ था? वर्चो। अभी आते हैं हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए। तो पूछेंगे सेल के शेप साइज के बारे में। तो देखो कुछ टॉपिक हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू लर्न करना है। जैसे पूछेंगे कौन से सेल का शेप बाय कॉनकेव यानी कुछ ऐसा एंड राउंड होता है, तो हमें याद रखना है ह्यूमन रेड ब्लड सेल। कौन से सेल का शेप अमोइबॉइड यानी कि इरेगुलर शेप होता है, तो हमारी बॉडी में आता है डब्ल्यूबीसी और पूरे वर्ल्ड में आता है अमोइबा। नैरो एंड लॉन्ग, तो कौन से सेल होते हैं जो आप टिश्यू में पढ़ोगे? कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू। ओवल और राउंड कौन से होते हैं प्लांट्स के अंदर? तो मेसोफिल। ये याद रखना है बच्चों। सेल साइज, अब सेल साइज याद रखना है आपको कि जनरली जो आरबीसी होता है ना, इसका डायमीटर कितना होता है? 7 to 8 माइक्रोमीटर। ह्यूमन ओसाइट यानी कि एक्स सेल का कितना होता है? 120 माइक्रोमीटर। ह्यूमन बॉडी का कितना होता है जो सेल्स होते हैं वो? 1 to 100 माइक्रोमीटर। और माइकोप्लाज्म का क्या होता है? 0.1 माइक्रोमीटर। अब ये क्यों बता रहा हूं? बिकॉज आपको ये क्वेश्चन आ सकता है, अभी अच्छे से इसको नोट डाउन करना है। स्मॉलेस्ट सेल इन द वर्ल्ड, तो हमें क्या याद रखना है? स्मॉलेस्ट, किसमें? पूरे वर्ल्ड में। कौन सा होगा? माइकोप्लाज्म। इन ह्यूमन बॉडी में कौन होगा? तो याद रखना है आपको, स्पर्म सेल
उसके बाद कौन आएगा, आरबीसी। फिर पूछेंगे इरेगुलर शेप के कौन से होते हैं, तो याद रखना है डब्ल्यूबीसी। लॉन्गेस्ट सेल कौन से होते हैं, तो आपको याद रखना है नर्व सेल। जो टॉपिक बोल रहा हूं उसको आपको नोट डाउन करना है। मैंने पीपीटी में इसलिए उसको शो नहीं किया कि एटलीस्ट आप उस बहाने तो कुछ नोट डाउन करोगे। लॉन्गेस्ट सेल कौन सा होगा, नर्व सेल, जिसको न्यूरॉन कहा जाता है। लार्जेस्ट सेल हमारी ह्यूमन बॉडी में कौन सा होगा, तो याद रखना है वो साइट, जिसको हम बोलते हैं एक्स सेल ह्यूमन बॉडी के अंदर। चलो ह्यूमन बॉडी के अंदर लार्जेस्ट सेल एक्स सेल है, ओवम है, तो चलो पूरे वर्ल्ड में कौन सा होगा, तो पूरे वर्ल्ड में होगा ऑस्ट्रिच एग। पूरे वर्ल्ड में लार्जेस्ट सेल कौन सा होगा, ऑस्ट्रिच एग सेल। क्लियर, ये टर्म्स आपको याद रखना है। ये रहा, देखो दिख रहा है आपको, आरबीसी राउंड बाइकॉन्केव जो आपके एनसीईआरटी में दे उसके अकॉर्डिंग हम हाईलाइट कर रहे हैं। डब्ल्यूबीसी का अमोबॉइड यानी कि इरेगुलर शेप का होता है। लॉन्ग नैरो किसका होता है, कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। फिर नर्व सेल कैसे होते हैं, ब्रांच होते हैं और सबसे लॉन्गेस्ट सेल होते हैं हमारी ह्यूमन बॉडी में। प्लांट्स के अंदर इलोंगेटेड शेप कौन किसके होते हैं, तो ट्रेचियार्ड्स। और राउंड और ओवल शेप के प्लांट्स के अंदर कौन से होते हैं, मेसोफिल। अब कुछ नंबर्स के अकॉर्डिंग हमें सेल के बारे में पढ़ना है, तो देखो नंबर्स के अकॉर्डिंग आता है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, नाम से पता चल रहा है। यूनी मीन्स क्या होता है, सिंगल। द ऑर्गेनिज्म कंपोज ऑफ सिंगल सेल इज नोन एज यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल अमोइबा, क्लेमाइडोमोनास, पैरामेशियम, बैक्टीरिया, these are the example of unicellular organism. What is multicellular? The organism composed of many cell, जो हम बहुत सारे सेल से बना है, जैसे कि वी आर, हम जो भी ह्यूमन है, एनिमल से, एक्सेट्रा प्लांट से, वो मल्टीपल सेल से बना है, इसलिए इसको क्या नाम दिया है, मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म। ह्यूमन, डॉग्स, काउस, कैट, चिकन, ट्रीज, हॉर्स एक्सेट्रा। चलो अगर ये समझ में आ गया तो आप मुझे बोल सकते हो कि किसकी लाइफ स्पेन सबसे ज्यादा होगी, यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर। ऑब्वियसली मल्टीसेल्युलर। व्हाई, बिकॉज हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, लेबर्स डिवाइड होते हैं, जैसे कि डिफरेंट एक्टिविटी, डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म बाय डिफरेंट सेल इन आवर ह्यूमन बॉडी। जैसे स्टमक का काम होगा डाइजेशन करना, लंग्स का काम होगा रेस्पिरेशन करना एक्सेट्रा, किडनी का काम होगा एक्सक्रीशन करना। बट यूनिसेल्युलर में क्या होता है, ऑल लाइफ प्रोसेस एक्टिविटी परफॉर्म बाय सिंगल सेल, जिनकी वजह से इनका जो लाइफ स्पैन होता है वो कैसा होता है, शॉर्ट, क्योंकि एक ही सेल क्या कर रहा है, मल्टीपल एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है। गॉट इट, ये रहे कुछ एग्जांपल्स, दिख रहा है, सिंगल सेल से बने होते हैं और ये मेनी सेल से बने होते हैं। अब आते हैं न्यूक्लियस के अकॉर्डिंग। अभी याद, न्यूक्लियस के अकॉर्डिंग इसके दो टाइप्स हमें देखने हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो देखो प्रोकैरियोटिक, तो जिनके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होंगे वो क्या होगा, प्रोकैरियोटिक। जिनके अंदर प्रेजेंट होगा वो क्या हो जाएगा, यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक सेल आर प्रिमिटिव एंड इनकम्प्लीट फॉर्म ऑफ सेल। इसके अंदर ना न्यूक्लियस होगा ना कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते। फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया, कुछ क्लोरोप्लास्ट एक्सेट्रा, वो सब एब्सेंट हो क्योंकि मेम्ब्रेन उसमें होती ही नहीं है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। बट तो इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं है तो क्या होता है, न्यूक्लियोइड। क्या होता है, द जेनेटिक मटेरियल इज फ्रीली सस्पेंडेड इन द सेल इज नोन एज न्यूक्लियोइड। लॉजिक लगाओ, उसमें न्यूक्लियस है नहीं, तो उसका जो जेनेटिक मटेरियल होगा ना वो सेल के जो साइटोप्लाज्म होगा वो इस तरह से रहेगा, सस्पेंडेड होगा, इसको क्या बोला जाता है, न्यूक्लियोइड। प्लाज्मा मेम्ब्रेन मॉडिफाइड इनटू द मेसोसोम, जिस मेसोसोम जो माइटोकॉन्ड्रिया की तरह वर्क करेगा। याद रखना है प्रोकैरियोटिक में कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल प्रेजेंट नहीं है, बट इसके जैसा वर्क करने वाला कौन है, ये मेसोसोम। क्लियर, कुछ टर्म एक्स्ट्रा आ सकते हैं बट ये आपको हेल्प करेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, इससे ध्यान रखना है। 1 सेकेंड, चलो ये रहे प्रोकैरियोटिक सेल का डायग्राम, दिख रहा है आपको, कौन कौन से लेयर आपको शो हो रही है, अच्छे से समझना बच्चों। यहाँ पे देखो एक आउटर लेयर है जिसको कैप्सूल बोला जाता है, सेकेंड लेयर कौन सी होगी, सेल वॉल,
थर्ड लेयर कौन सी होगी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब यहाँ पे भी साइटोप्लाज्म तो प्रेजेंट होगा, और कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, वहां पे क्या बोलेंगे इसको? पिलस, जो उसको मूवमेंट करने में हेल्प करेगा। और ये होती है लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं फ्लैजेला, जो उसको मूवमेंट करने में हेल्प करेगा। और अंदर ये डॉट लाइक स्ट्रक्चर आप जो देख रहे हैं उसको बोला जाता है राइबोसोम्स, जो प्रोटीन बनाने का काम करेगा। और इनके अंदर होता है अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन जिसको बोला जाता है न्यूक्लियोइड। ये रहा यूकैरियोटिक सेल का डायग्राम। तो देखो, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल का अगर कंपेयर करोगे तो देखना उसमें न्यूक्लियस नहीं था, बट यहाँ पे देखो क्लियरली आपको क्या शो होगा? न्यूक्लियस, अदर सेल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होंगे, एक्सेट्रा। क्लियर हुआ? दोनों को कंपैरिजन में समझना है तो इजी होगा आपके लिए। चलो अभी आते हैं मेन डिफरेंस, जो आपके सिलेबस में भी है और एनसीईआरटी में भी गिवन है। तो देखो, जनरल इनकी साइज कैसी होती है? यूकैरियोटिक सेल के लार्ज होती है और प्रोकैरियोटिक सेल की कैसे होती है? स्मॉल होती है। अब न्यूक्लियस की बात करेंगे तो इसके अंदर न्यूक्लियस कैसा होता है? अनडिफाइन होता है। न्यूक्लियस कैसा होता है? अनडिफाइन। अनडिफाइन यानी क्या? वेल डिफाइन होता है हमारे अंदर। जैसे कि प्रोकैरियोटिक में आपने देखा होगा यहाँ पे जो न्यूक्लियस होता है वो कैसा होता है? अनडिफाइन होगा। तो यूकैरियोटिक में कैसा होगा? वो वेल डिफाइन होगा। इनके अंदर जो राइबोसोम्स होते हैं वो कितने होते हैं? 70s एंड 80s। यहाँ पे कौन से टाइप के होंगे? 70s। सेल वॉल इनके अंदर प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल में एब्सेंट होती है। और इनकी जो सेल वॉल होती है वो किससे बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकेन से बनी होती है। सेल ऑर्गेनल इनके अंदर प्रेजेंट होंगे तो इनके अंदर एब्सेंट होंगे। क्रोमोसोम, इससे मोर देन वन क्रोमोसोम होंगे तो इनके अंदर क्या होगा? सिंगल क्रोमोसोम होगा। क्लियर है? क्योंकि जेनेटिक मटेरियल तो साइटोप्लाज्म में है, न्यूक्लियस एब्सेंट है, तो इसलिए इनके अंदर जो क्रोमोसोम्स है वो जनरली सिंगल होते हैं एज कंपेयर टू यूकैरियोटिक। क्लियर? आपको नोट डाउन करना है और बार बार इसको रीड करते जाना है, क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक के डिफरेंस एग्जाम के लिए आते हैं। कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। A poorly developed zone in the center of a cell that has DNA molecule is called, अभी बताया, poorly developed यानी वो अच्छे से डेवलप नहीं हुआ है, अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन, उसको क्या बोला जाता है? न्यूक्लियोइड ऑफ प्रोकैरियोट्स। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी मेड इनटू क्रिस्टल? याद रखना क्रिस्टल, कि हमारे अंदर डीएनए है, आरएनए एक्सेट्रा, प्रोकैरियोटिक में भी है और यूकैरियोटिक के अंदर ही है। बट अगर क्रिस्टल की बात करेंगे तो आपका आंसर आना चाहिए वायरस। क्या आना चाहिए? वायरस। बिकॉज वायरस जो होता है ना वो नॉन सेल्यूलर होता है, जो आपने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, इट इज द बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक्सेट्रा। तो यहाँ पे जो इसका जो जेनेटिक मटेरियल क्रिस्टल फॉर्म में होता है, किसके अंदर? वायरस के अंदर। ब्लड सेल विदाउट न्यूक्लियस आर कॉल्ड, तो याद रखना है आरबीसी एक ऐसा सेल होता है जिसके अंदर न्यूक्लियस होता ही नहीं है, जिसके लिए उसका शेप कैसा होता है? बाइकॉनकेव शेप होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? तो देखो, प्रोकैरियोटिक सेल हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, रॉन्ग हो गया। क्यों रॉन्ग हुआ? बिकॉज प्रोकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियस होता है वो कैसा होता है? अनडिफाइंड होता है। यूकैरियोटिक सेल हैव नो माइटोकॉन्ड्रिया, रॉन्ग हो गया, क्योंकि हमने क्या देखा था? यूकैरियोटिक के अंदर जितने भी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं प्रेजेंट होते हैं, प्रोकैरियोटिक के अंदर एब्सेंट होते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया तो उसमें होगा ही। प्रोकैरियोटिक सेल हैव माइटोकॉन्ड्रिया पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज इसमें कोई ऑर्गेनल्स प्रेजेंट ही नहीं होते। यूकैरियोटिक सेल हैव मेनी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, राइट हो गया, क्योंकि अभी हमने देखा कि जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर? यूकैरियोटिक के अंदर एज कंपेयर टू प्रोकैरियोटिक। नेक्स्ट, सेल आर ऑटोनोमस बिकॉज, ऑटोनोमस यानी कि खुद कर सकते हैं, ऑटोमेटिक है। दे सिंथेसाइज कंपोनेंट्स ऑफ लिविंग प्रोटोप्लाज्म फ्रॉम नॉन लिविंग मटेरियल्स, दे आर एबल टू ग्रो स्पिंडल एंड बीन शेप। तो आंसर क्या आएगा? ये कि खुद
जो मीन्स जिसके अंदर लिविंग कंपोनेंट्स है, जो खुद के प्रोटीन, खुद की एक्टिविटी को कंट्रोल कर सकता है, वो क्या होता है? ऑटोनोमस। क्लियर हुआ? नेक्स्ट डीएनए। अब इनके बारे में पढ़ोगे आप, इनके बारे में, तो इसलिए हम अभी नहीं करवाते। अभी हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल सेल। ह्यूमन सेल की बात करें, एनिमल सेल की बात करें, साइटोप्लाज्म इज द मेन एरिया ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज। जितने भी हमारे बॉडी के अंदर डाइजेशन हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो, सारा जो मीडियम होगा वो किसके अंदर होगा? साइटोप्लाज्म के अंदर। सेल वॉल, तो याद रखना है प्लांट सेल में सेल वॉल होता है, बट एनिमल सेल में सेल वॉल क्या होता है? एब्सेंट होता है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल सारे उसके अंदर प्रेजेंट होंगे। अब राइबोसोम से याद रखना है, वो जो प्रोकैरियोटिक में भी प्रेजेंट होगा और यूकैरियोटिक के अंदर भी प्रेजेंट होगा। क्लियर हुआ? अब ये इसका मेन रोल क्या होता है? एक नॉन मेम्ब्रेनस होता है जो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करेगा। प्लास्टिड्स जो कलरफुल पिगमेंट होते हैं, जो एनिमल में एब्सेंट होते हैं। न्यूक्लियस जो सेंट्रली लोकेटेड होता है, जिसका काम होता है पूरी एक्टिविटी को कंट्रोल करना। एनिमल सेल लैक्स वैक्यूल, इफ प्रेजेंट तो स्मॉल इन साइज में होगा। फूड स्टोरेज किसके फॉर्म में होता है? ग्लाइकोजन। सेंट्रोजोम जो उसको सेल डिवीजन करने में हेल्प करेगा। ये कुछ वन कीवर्ड्स शॉर्ट्स कट है जो आपको याद रखना है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में आ सकते हैं। फिर अभी आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे। ये तो हमने बेसिक इंफॉर्मेशन सबकी ले ली। तो देखो, कंपेयर पूछेंगे, प्लांट सेल एनिमल सेल का डिफरेंस बताओ, तो हमें क्या रखना है? इन दोनों का डिफरेंस। एनिमल सेल कैसे होते हैं? स्मॉल इन साइज होती है। और प्लांट सेल कैसे होते हैं? लार्ज इन साइज। नो सेल वॉल, सेल वॉल इज प्रेजेंट। न्यूक्लियस एज सेंटर, क्योंकि यहाँ पे कोई वैक्यूल तो है नहीं, वो सेंटर में होगा। बट यहाँ पे ना लार्ज साइज का वैक्यूल आ जाता है प्लांट्स के अंदर, तो न्यूक्लियस ऑन द साइड। मैनी वैक्यूल्स, यहाँ पे मैनी वैक्यूल्स, बट वो कैसे होंगे? स्मॉल इन साइज। बट यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा? लार्ज साइज ऑफ वैक्यूल। कैन नॉट बी सिंथेसिस न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि हम खुद फूड नहीं बना सकते। द सिंथेसिस न्यूट्रिएंट्स, बिकॉज इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोप्लास्ट, जो फूड बना सकता है। नो प्लाज्मोडर्माटा, प्लाज्मोडर्माटा प्रेजेंट। प्लाज्मोडर्माटा ने आपने सुना होगा, हमने इसके पहले वाली स्लाइड में सेंट्रियोल पढ़ा था। तो सेंट्रियोल का काम क्या होता है? सेल डिवीजन करना। बट जो प्लांट्स के अंदर तो सेंट्रियोल होता नहीं है, एब्सेंट होता है। तो आप ये पॉइंट्स और ऐड कर सकते हो। सेंट्रियोल प्रेजेंट, सेंट्रियोल एब्सेंट। अभी इसमें सेल वॉल तो है नहीं, तो उसमें एक लेयर नहीं बनती है प्लाज्मोडर्माटा, इसमें बन जाएगी प्लाज्मोडर्माटा। अब पढ़ोगे इसके आगे वाले में, जब हायर लेवल पे आप जाओगे ना, तब पढ़ोगे आप एग्जैक्ट होता क्या है। ये रहे प्लांट सेल एनिमल सेल का डायग्राम। प्रैक्टिस करनी है इसकी आपको। इजी वे में डायग्राम शो किया है, प्रैक्टिस करोगे तो आई थिंक ये 3 या 2 मार्क्स के अंदर पूछा जा सकता है। मेन कौन कौन से पार्ट्स हमें देखने, तो आई होप ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ये जो मैंने बताया ना, ये सारा बेसिक इंफॉर्मेशन था आपके लिए कि सेल के लिए कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, कौन से टाइप के एमसीक्यू आ सकते हैं। इसके बाद वाला जो लेक्चर होगा ना, वो पार्ट्स वाइज जाएगा। क्लियर है? इसे उसको अच्छे से समझना है। पार्ट्स वाइज हम एक लेक्चर में 2 या 3 पार्ट्स को कवर करेंगे, जिससे आपका टाइमिंग भी सेव और रिवीजन भी हो सके। क्लियर है? चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय भारत।